नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेशनल पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का वर्चुअली शुभारंभ किया। रुड़की स्थित कोर यूनिवर्सिटी में आयोजित उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि प्रतियोगिता केवल खेल आयोजन नहीं बल्कि भारत की अदम्य इच्छा शक्ति का उत्सव है। उन्होंने कहा कि पावर लिफ्टिंग अपने आप में अनुशासन, धैर्य, साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक है। ये खेल सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि हौसले और आत्मसम्मान की अद्वितीय मिसाल है। भारत के दिव्यांग भाई बहन आज प्रत्येक क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। अवसर में बदल देती है। साथियों, पावर लिफ्टिंग अपने आप में अनुशासन, धैर्य, साहस, आत्मविश्वास का प्रतीक है और हम जब यही खेल हमारे पैरा खिलाड़ियों द्वारा खेला जाता है तो ये केवल ताकत नहीं बल्कि हौसले और आत्मसम्मान की अद्वितीय मिसाल बन जाता है। इसलिए आप सभी खिलाड़ी देश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और समाज को संदेश देते हैं कि असली शक्ति शरीर में नहीं है बल्कि मन और संकल्पों में होती है, विचारों में होती है। साथियों, भारत के दिव्यांग भाई बहन आज प्रत्येक क्षेत्र में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं और करे भी क्यों ना, क्योंकि मेरा मानना है कि दिव्यांगता केवल शरीर में हो सकती है, दिव्यांगता अपने सपनों में नहीं हो सकती। मैं खेलों की बात करूं तो खेलों में हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। शायद आप में से बहुत लोग जानते होंगे, भारत के पहले पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता मुरलीकांत पेटकर ने 1972 के ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक की तैराकी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। सत्येंद्र सिंह लोहिया पहले ऐसे भारतीय दिव्यांग खिलाड़ी रहे जिन्होंने 12 घंटे में इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया। भारत की पैरा तीरंदाज शीतल देवी ने दोनों हाथ न होने के बावजूद पैरा तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर ये साबित कर दिया कि कमजोरी को किस प्रकार से ताकत बनाया जाता है। हाल ही में भारत की दिव्यांग महिला क्रिकेट टीम ने कोलंबो में T20 ब्लाइंड वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 जीतकर भारत का नाम रोशन किया। इसके अलावा टोक्यो पैरा ओलंपिक में अवनी लेखरा ने शूटिंग में स्वर्ण पदक और सुमित अंतिल ने जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतकर विश्व पटल पर अपनी धाक जमाई। इतना ही नहीं, वर्ष 2024 में तो पेरिस में आयोजित पैरा ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने 29 पदक जीतकर इतिहास रचा। साथ ही 2025 में दुबई में हुई एशियन यूथ पैरा गेम्स में 110 पदक जीतकर पूरे विश्व को यह बता दिया कि भारतीय पैरा ओलंपिक खिलाड़ी किसी से कम नहीं है। साथियों, आज पद्मश्री से सम्मानित दीपा जी भी हमारे बीच में उपस्थित है। आप भारत की पहली महिला पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2016 के रियो पैरा ओलंपिक की 60 फुट प्रतियोगिता में रजत पदक जीता था। इसके अलावा आप एक सफल बाइकर, तैराक और कार चालक भी हैं और मुझे खुशी है कि कई रिकॉर्ड्स लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हैं। मैं आपके जज्बे को भी बहुत नमन करता हूं। ऐसे लाखों उदाहरण हैं जो हमें बताते हैं कि दिव्यांगता कोई अभिशाप नहीं है। साथियों, बीते एक दशक में भारत के खेल इतिहास में जो बदलाव आया है वो अभूतपूर्व है। यह दशक भारतीय खेलों का स्वर्णिम अध्याय बन चुका है। ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में रिकॉर्ड पदक हों या फिर एथलेटिक्स, बैडमिंटन, कुश्ती और मुक्केबाजी जैसे खेलों में विश्व स्तर पर शानदार प्रदर्शन हो, भारतीय खिलाड़ियों ने लगातार अपनी सीमाओं को तोड़ा है और दुनिया को दिखाया है कि भारत अब केवल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाला देश नहीं रह गया। आज का नया भारत मुकाबला जीतने के लिए खेलता है। इस परिवर्तन के पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की स्पष्ट सोच और मजबूत नीति रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के खेलों के प्रति प्रेम का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके नेतृत्व में आज खेल का बजट पहले से 3 गुना अधिक हो चुका है। साथ ही उनके द्वारा शुरू की गई खेलो इंडिया मुहिम ने जहां देश के प्रत्येक भाग से विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं को आगे लेने का काम किया गया है, वहीं देश में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूती प्रदान की है। साथियों, पिछले वर्ष
राज्य में आयोजित हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य एवं सफल आयोजन ने उत्तराखंड को देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में भी स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया है। राष्ट्रीय खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने पहली बार 103 पदक जीतकर एक नया इतिहास बनाने का काम किया और राष्ट्रीय पदक तालिका में 7वां स्थान प्राप्त किया। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं सहयोग से राज्य में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए भी व्यापक प्रयास किए हैं। इसी का परिणाम है कि आज उत्तराखंड के अंदर राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजन करने का भी काम हो रहा है। ऐसे आयोजन भी उत्तराखंड के अंदर हो रहे हैं। मैं आज विशेष रूप से उन माता पिता को नमन करना चाहता हूं जिन्होंने अपने दिव्यांग बच्चों को कभी कमजोर नहीं समझा बल्कि उन्हें अपनी ताकत बनाया। आपने समाज की सोच से ऊपर उठकर बच्चों पर विश्वास किया और आज वही बच्चे पूरे देश के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने सभी युवा साथियों से भी कहना चाहता हूं कि अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, अगर रास्ता मुश्किल लग रहा है, तो आप इन पैरा खिलाड़ियों को देखिए, उनसे प्रेरणा लीजिए। इन्होंने हमें सिखाया है कि हालात चाहे जैसे भी हों, मेहनत और आत्मविश्वास से हर बाधा को पार किया जा सकता है, हर मुश्किल को हल किया जा सकता है, हर चुनौती को अवसर में बदला जा सकता है। ये खिलाड़ी हमें हार मानना नहीं बल्कि संघर्ष करना सिखाते हैं। आज इस मंच से पूरे देश को संदेश जाना चाहिए कि उत्तराखंड उस हर प्रयास के साथ खड़ा है जो आत्मसम्मान, समान अवसर और मानवीय गरिमा को आगे बढ़ाता है। मैं सभी खिलाड़ियों को इस प्रतियोगिता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप पूरे जोश, आत्मविश्वास और खेल भावना के साथ मैदान में उतरिए। जीत और हार नहीं बल्कि आपका संघर्ष ये आपकी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि आपकी लड़ाई किसी और से नहीं है, स्वयं के हालातों से रही है। पर आपने कभी भी अपनी शारीरिक कमजोरी को बहाना नहीं बनाया बल्कि उसे अपनी ताकत और पहचान बनाया है। मेरे युवा साथियों, आपने हौसले और आत्मविश्वास की शक्ति क्या होती है ये पूरे विश्व को दिखाने का काम किया है। इसलिए मैं आप सभी पैरा खिलाड़ियों को सैल्यूट करते हुए, आप सबको शुभकामनाएं देते हुए और आपके विकल्प रहित संकल्प का सम्मान करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। खबर ऋषिकेश से है, जहां परमार्थ निकेतन गंगा तट पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को अंगदान के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। नाटक में दिखाया गया कि कैसे एक व्यक्ति के अंगदान से कई जिंदगियां बच सकती है। वहीं लोगों को बताया गया कि अंगदान एक महान कार्य है जो दूसरों की जिंदगी में रोशनी ला सकता है और अंगदान के लिए पंजीकरण कराना बहुत आसान है। कोई खर्चा नहीं उठा रहा, तो सवाल ये है कि ये सच है या। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जो कि लिफ्ट ऑफ मीडिया दिल्ली टीम जो कि दिल्ली से आए हुए बच्चे थे, उन्होंने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यहाँ पे करीब 500 से ज़्यादा श्रद्धालुओं को अंगदान के प्रति जागरूक किया और अंगदान के प्रति लोगों में जितनी भी भ्रांतियाँ उठती हैं उनको दूर किया। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। स्वामी जी महाराज जी के, चिदानंद जी महाराज जी के आशीर्वाद से आज ये जो नुक्कड़ नाटक है परमार्थ आश्रम पे सफल रहा। देखिए, मेरा ये मानना है कि लोगों को अंगदान के प्रति और जागरूक होना चाहिए। भारत में केवल 10 लाख लोगों में 0.8 का रेशो है, यानी कि 10 लाख लोगों में एक व्यक्ति भी अंगदान नहीं करता और लगभग 1.5 से 2% ब्रेन डेथ होती है व्यक्ति की। ब्रेन डेथ होने के बाद भी परिवार को इस चीज़ के बारे में समझना चाहिए ताकि डॉक्टर जो है वो सर्जरी करके जो व्यक्ति एंड स्टेज लिवर फेलियर या किडनी फेलियर की वजह से जूझ रहे हैं या किसी भी अंगों की जिनको ज़रूरत है उनकी वजह से वो जूझ रहे हैं, पंजीकरण वेटिंग लिस्ट में वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाए हुए हैं, उनको टाइमली ऑर्गन्स मिल सकें और उनकी जान बचाई जा सके।
हरिद्वार पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ एक बार फिर बड़ी कामयाबी हासिल की है। कप्तान प्रमेंद्र डोभाल के निर्देशन में चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के तहत कोतवाली मंगलौर पुलिस और CIU की रुड़की की संयुक्त टीम ने अंतर्राष्ट्रीय शराब तस्करी का खुलासा किया और ट्रक के अंदर से हरियाणा ब्रांड की 300 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई। पुलिस जांच में सामने आया कि ये शराब चंडीगढ़ से बिहार सप्लाई की जानी थी और केमिकल के बिल की आड़ में तस्करी का प्लान बनाया गया था। हरिद्वार पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई कल अमल में लाई गई है और जिसमें मंगलौर पुलिस ने SOG देहात के साथ मिल करके 300 पेटी अवैध शराब जो चंडीगढ़ से लाई जा रही थी और जिसको एक बड़े ट्रक में बिहार ले जाना बताया जा रहा है अभियुक्तों के द्वारा। कीमत करीब 20 लाख से ऊपर की कीमत की अवैध शराब होगी। तो ये कल रिकवर हुई है। दोनों अभियुक्तों को आज रिमांड पे जेल भेजा जा रहा है। तो एक बड़ी तस्करी जो शराब की हो रही थी उस पर अंकुश लगाया और एक अच्छा मंगलौर पुलिस और SOG देहात में काम करके सब बधाई के पात्र हैं। तो एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। उत्तराखंड में जंगली जानवरों के आतंक से कई क्षेत्रों में डर का माहौल बना हुआ है। ऐसे में लोगों की सुरक्षा के लिए सरकार की ओर से क्या-क्या व्यवस्थाएं की जा रही है, इसकी जानकारी के लिए बीजेपी विधायक राजकुमार पौरी ने हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। जनता से सतर्क रहने की अपील की गई है। उन्होंने वन अग्नि, अर्धकुंभ की तैयारियों समेत अन्य मुद्दे को लेकर भी जानकारी दी। भाजपा विधायक राजकुमार पौड़ी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जंगली जानवरों का आतंक लगातार जारी है, ऐसे में किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं कि जंगली जानवरों का आतंक कम हो सके? जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका और आपके चैनल के सभी दर्शकों का कि आपने इस मुद्दे पर मुझसे जानने की कोशिश की है। मैं समझता हूं कि जो जंगली जानवरों का आतंक है ये आज से ही नहीं, बहुत समय से चल रहा है और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि सभी क्षेत्रों में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि थोड़ा सा हम लोगों की भी जिम्मेदारी बढ़ती है कि हम सब लोग सरकार के साथ साथ हम लोग सब सहयोग करें और हम लोगों का हम लोगों ने अपनी व्यवस्थाएं रखी हैं आने जाने की या अपना कार्य क्षेत्र में निकलने की, उसको थोड़ा सा परिवर्तित करना चाहिए। हमें अपने कार्य क्षेत्र में, अपने कार्य शैली में परिवर्तित करना पड़ेगा कि थोड़ा सा समय का ध्यान रखते हुए हमें उस समय निकलना चाहिए कि थोड़ा सा दिन निकल जाए। हम सवेरे 4 बजे अगर कहीं जंगल की तरफ जा रहे हैं तो नहीं जाना चाहिए, थोड़ा सा देर से चलें और इस तरह से हम अपना कार्यशैली बनाएं कि ताकि हमको इस तरह की घटनाओं का सामना न करना पड़े। और सरकार भी इसमें पूरा सहयोग कर रही है कि जहाँ तक जब इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो पूरा प्रशासन भी उसमें लग जाता है और सरकार की तरफ से निर्देशित किया जाता है कि तुरंत वहाँ जाकर मौके पर जाकर सबको संभालने का काम करें, उनको सुरक्षित रखने का काम करें। तो इस दिशा में सरकार ने भी वन विभाग को आदेशित किया है और वन विभाग की भी जिम्मेदारी बढ़ गई है कि उन्होंने गश्त बढ़ा दी है क्षेत्र में और सब लोगों को सुरक्षित रखने का भी वो कार्य देख रहे हैं कि गाड़ी घूम रही है, सायरन वाली गाड़ी घूम रही है और अनाउंसमेंट कर रहे हैं ताकि लोग सुरक्षित रहें और अपने आप को बचा सकें। इसी तरह जब घटना घट जाती है तो जो मुआवजे की राशि थी पहले कम थी, उसको बढ़ाकर सरकार ने ज़्यादा कर दिया है और जो उसका अंशदान है वो किस्तों में दिया जाता है। तो जो तुरंत दिया जाने वाला है उसको एट द स्पॉट पर जो है उसको दिया जाता है, उसके बाद में उसके खाते में धनराशि चली जाती है। तो निश्चित रूप से सरकार अपनी तरफ से जागरूक है और सरकार के साथ हम लोगों को भी सहयोग करना चाहिए, जनता को भी सहयोग करना चाहिए कि हम अपने कार्यशैली में, जीवन में जो हम लोग कार्य क्षेत्र में निकलते हैं उसको थोड़ा सा व्यवस्थित करना चाहिए। और विधायक जी, वन अग्नि की घटनाएं हर साल देखने में नजर आती हैं, इस बार की क्या कुछ तैयारियां हैं आप लोगों की? क्योंकि पौड़ी क्षेत्र में देखा जाता है कि ज़्यादातर वन अग्नि की घटनाएं होती हैं, जंगल के जंगल जल जाते हैं। इस दिशा में भी सरकार की ओर से अच्छे प्रयास किए जाते हैं। पहले से ही वन विभाग को अलर्ट किया जाता है कि सब जगह जो है जंगलों में जो लाइन कटिंग का काम होता है वो शुरू किया जाता है। जो ये घास होती है, पिरुल है, सूखी घास होती है, उसको इकट्ठा करने का भी प्रयास किया जाता है और जंगलों को आग से बचाने के लिए पूरा प्रयास किया जाता है सरकार की तरफ से। लेकिन उसमें भी जनता की भागीदारी बहुत आवश्यक है, हम लोगों का सहयोग भी उसमें बहुत ज़रूरी है कि गांव के लोग भी उसमें सहयोग करें ताकि
हम लोग लापरवाही न बरतें, और जो लोग इस तरह की लापरवाही बरती है उनकी तरफ सरकार को भी एक कड़ा कदम उठाना चाहिए कि उनको मतलब दंड देने का भी एक प्रावधान होना चाहिए। जो गलती से कहीं आग लगा देते हैं और उनको अगर पकड़ा जाता है तो निश्चित रूप से उनको दंड देना चाहिए, और पब्लिक को भी सरकार का सहयोग करना चाहिए, जनता को, क्योंकि अगर हम अपने जंगलों को नहीं बचा पाएंगे तो हम ही लोग कल की डेट में पानी से वंचित रहेंगे, हवा से वंचित रहेंगे और छाया से वंचित रहेंगे। हमारी जब पेड़ नहीं होंगे तो हम लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, हम लोगों को पानी नहीं मिलेगा, तो हम ही लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। इसलिए जनता से भी मेरा आग्रह है, मैं स्वयं अपनी तरफ से आग्रह भी कर रहा हूँ कि जनता को सरकार का सहयोग करना चाहिए, चाहे वृक्ष लगाने में हो, चाहे वृक्षों के बचाव में हो, जंगलों को बचाव के लिए। हम लोगों को भी सुरक्षित तरीके से अपने खेतों में जो है, अगर हमको सूखी घास जलानी है, घास पात जलानी है, तो उसको सुरक्षित ढंग से हम लोग जलाएं। विधायक जी, क्योंकि 2027 में महाकुंभ भी है और ऐसे में गैर हिंदुओं का प्रवेश जो है वो पूरी तरह से वर्जित भी किया जा रहा है कई क्षेत्रों में। हालांकि सबसे ज़्यादा तो ये देखा जा रहा है कि हर की पौड़ी क्षेत्र हरिद्वार में। किस रूप में आप इसको देखते हैं, क्या कहेंगे? और इस संबंध में मैं ये समझता हूँ कि सरकार जो नीति बनाती है तो सरकार सोच समझ कर ही किसी भी पॉलिसी को उतारती है। तो इसमें भी एक कुछ तथ्य होगा कि सरकार इसको किस तरह से देखती है, और सरकार इसमें निर्णय लेगी कि इसमें क्या बड़ा महाकुंभ और सुरक्षित कुंभ हमारे प्रदेश में हो, और यहाँ पर सभी लोग जो सनातनी लोग हैं, जो हिंदुवादी लोग हैं, सब इसमें जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, सब लोग आते हैं। तो ये सार्वजनिक रूप से इस महाकुंभ को सरकार भी व्यवस्थित कर रही है और जनता को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। जी धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। राजकुमार पौड़ी जी हमारे साथ थे, जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। उत्तरकाशी में चल रहे माघ मेले में पहाड़ी उत्पादों की धूम है। वहीं पंडित गंगा गोविंद और फल उत्पादन समिति की ओर से पहली बार पहाड़ी खटाई का स्टॉल लगाया गया, जिसमें खटाई का स्वाद चखने के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। वहीं किसान कृष्ण प्रसाद रतूड़ी ने कहा कि खटाई खाने के लिए सुबह से ही भीड़ लगनी शुरू हो रही है। स्थानीय लोगों के साथ सहारनपुर, उधम सिंह नगर, दिल्ली के व्यापारी जिन्होंने इस मेले में दुकानें लगाई हैं, उनके बीच भी ये आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री एवं देवबंद विधायक कुंवर ब्रिजेश सिंह के पिताजी पूर्व प्रबंधक गुरुकुल फार्मेसी हरिद्वार डॉक्टर राजकुमार रावत की अस्थियों का आज हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड पर विधि विधान से गंगा में विसर्जन किया गया। राज्य मंत्री ब्रिजेश सिंह स्वयं परिजनों के साथ मौजूद रहे। वैदिक मंत्रों के बीच अस्थि विसर्जन, गंगा स्नान, पूजा अर्चना और पिंडदान संपन्न हुआ। इस दौरान गंगा सभा के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। उत्तराखंड राज्य गठन के बाद से अब तक उत्तराखंड क्रांति दल यानी यूकेडी पर राज्य की जनता ने पूरी तरह से विश्वास नहीं किया, पर पार्टी को उम्मीद है कि इस बार के चुनाव में राज्य की जनता उनका साथ देगी। यूकेडी के चुनाव लड़ने से केंद्रीय पार्टियों पर कितना असर पड़ेगा, इस रिपोर्ट में देखिए कि हम 70 के 70 सीटों पे उत्तराखंड क्रांति दल के को चुनाव लड़ाए। बात तो सही है, लेकिन सवाल है क्या उत्तराखंड की जनता 2027 के चुनाव में उत्तराखंड क्रांति दल के साथ खड़ी होगी? चुनाव में अभी भी वक्त है और चुनाव से पहले दावों का दौर है और दावों में कोई किसी से पीछे नहीं है। मौजूदा वक्त में अंकिता भंडारी को लेकर राज्य में चर्चा तेज है और इसमें यूकेडी के कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती का कहना है कि अंकिता भंडारी केस हो या जनहित से जुड़ा कोई भी मुद्दा, पार्टी के कार्यकर्ता किसी भी काम के लिए पीछे नहीं है। कि एक तो राजनीतिक भाषा होती है कि जी हम सब सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। जब हमें देख रहे हैं कि धन का अभाव हम लोगों के पास रहा है, उसके बावजूद भी हम कहीं ना कहीं इतने सुदृढ़ रहे उत्तराखंड के अंदर, वो अलग चीज़ है कि हम राजनीतिक तौर पे जो है हम वोटों पे हम उसको कन्वर्ट नहीं। आज स्थिति क्या है, राष्ट्रीय पार्टियों के पास
धनबल है और हमारे पास इस समय जनबल है। और जब जनबल साथ जुड़ जाता है तो मैं नहीं समझता कि कहाँ परिवर्तन की लहर जो चल रही है ये आपके सामने। और ऐसे में तो निश्चित है कि हम 70 के 70 सीटों पे उत्तराखंड क्रांति दल के को चुनाव लड़ाएंगे, ये निश्चित। हाँ, राज्य निर्माण में कई लोगों ने अपनी शहादत दी, तब जाकर हमें उत्तराखंड मिला। लेकिन भाजपा और कांग्रेस ने प्रदेश को बारी बारी से लूटने का काम किया। राज्य निर्माण की अवधारणा को हाशिए में डाल दिया गया। जल, जंगल और जमीन को माफियाओं के हवाले कर दिया गया। मूल निवास, गैरसैंण राजधानी, भू कानून जैसे मुद्दे दबा दिए गए, लेकिन कोई काम नहीं किया गया। लिहाजा यूकेटी प्रदेश की सभी 70 विधानसभा सीटों पर उतरकर चुनाव लड़ेगी। हमने पहले भी बोला, उत्तराखंड क्रांति दल किसी भी स्थिति में रहा हो, कितना कमजोर रहा हुआ, कभी भी हमने जमीनी मुद्दे छोड़े नहीं। बहन बेटियों के साथ जब भी गलत हुआ, अंकिता के साथ जब भी गलत हुआ, हम लोग खड़े हुए। आज अगर पुष्कर सिंह धामी जी सोचते हैं कि सीबीआई का हवाला देकर इस मुद्दे से फिर ध्यान भटकाया जाएगा और जांच में कुछ और रिपोर्ट आ जाएगी और बोलने के लिए हो जाएगा कि हमने सीबीआई जांच करा दी, तो इस तरह से तो हम नहीं छोड़ेंगे। हमारे पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष आशुतोष नेगी जी जेल गए हैं अंकिता को न्याय दिलाने के लिए। हमने बहुत दमन झेला है, हम इतनी आसानी से वो वीआईपी को नहीं छोड़ेंगे। ये जो भी चीज़ें कर रहे हैं ये पर्दाफाश हम करेंगे ना, घर घर जाके करेंगे। अंकिता को न्याय मिलके रहेगा, वीआईपी जेल में होगा ही होगा। राज्य के पहले विधानसभा चुनाव में यूकेटी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 सीटें जीती थी। उसके बाद 2007 के चुनाव में पार्टी की सीटों की संख्या घटकर 3 रह गई और 2012 के चुनाव को भारी गिरावट का सामना करना पड़ा और केवल 1 सीट पर जीत मिली। उसके बाद से अब तक किसी भी सीट पर पार्टी की जीत नहीं हुई है। इधर यूकेटी के चुनाव लड़ने पर बीजेपी और कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। देखिए, यूकेटी के चुनाव लड़ने और ना लड़ने से भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अथाह कार्यकर्ताओं की एक फौज है और बहुत सुदृढ़ तरीके से कार्यकर्ता अपना काम करता है। सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। जन जन के द्वार, जन जन की सरकार जिस तरीके से आज काम कर रही है, तो यूकेटी चाहे सारी सीटों पर चुनाव लड़वाए और चाहे आधी सीटों पर लड़वाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2000 से लेकर के अब तक यूकेटी हर सीटों को कम से कम चुनाव लड़वाने का अपने लोगों को काम करती चली आई है और 2-2 बार यूकेटी को मौका मिला है सत्ता में रहने का, चाहे कांग्रेस के समय का हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी के समय का हो। लेकिन यूकेटी अपने आप को आगे उभार नहीं पाई है, क्योंकि जनता के सामने ना ही तो उनकी कोई नीति है, ना ही कोई विजन और ना जनता के लिए किसी प्रकार की कोई योजनाएं हैं। तो जहां तक रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक सीटों पर चुनाव लड़ती है और अपने कार्यकर्ताओं के दम पर लड़ती है और कार्यकर्ता बूथ से लेकर मंडल और जिले तक जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा है और योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहा है, तो हमें पूरा भरोसा है 2027 में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और यूकेटी से कहीं तक भी दूर दूर तक हमें नुकसान नहीं होने वाला। उत्तराखंड क्रांति दल भले ही 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहा हो, लेकिन वो कितनी सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़वा पाएगा ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। जहां तक कांग्रेस पार्टी को यूकेडी के चुनाव लड़ने से होने वाले नुकसान की बात है, तो मुझे नहीं लगता कि यूकेडी के चुनाव लड़ने से कांग्रेस को कोई नुकसान होगा। इससे जो है नुकसान भाजपा को ही होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ही प्रदेश में यूकेडी की जमीन खींचने का काम किया है। ये प्रदेश की जनता भी जानती है और कांग्रेस पार्टी तो हमेशा चाहती है कि क्षेत्रीय दल भी भले फूले आगे बढ़े, लेकिन वो क्षेत्रीय दलों पर है कि वो कितनी मेहनत से अपने को आगे बढ़ा पाते हैं। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस पार्टी को जनता पर पूरा भरोसा है। जनता की जो सेवा पिछले 9 सालों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने की है, उसका परिणाम जरूर जो है विजय के रूप में जनता कांग्रेस को देने वाली है, ऐसा मेरा विश्वास है। और कांग्रेस पार्टी को किसी से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि इस समय जनता प्रदेश में बदलाव का मन बना चुकी है और प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता में वापसी तय है। ये सच है कि राज्य गठन के बाद राज्य में कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी की सरकार रही, लेकिन कभी भी यूकेडी पर जनता ने भरोसा नहीं किया। साल 1979 में मसूरी में आयोजित एक सम्मेलन पार्टी की स्थापना हुई थी। बावजूद चुनाव में पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन नहीं किया। मौजूदा वक्त में जनहित के मुद्दों पर पार्टी के कार्यकर्ता सक्रिय दिख रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि 2027 के चुनाव में जनता का साथ जरूर मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।